हेलो एवरीवन। तो हम अब वीक 4 स्टार्ट करते हैं। तो वीक 4 में हम स्टार्ट करेंगे, हमारा पहला टॉपिक होगा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक एक्चुअली अभी तक हमने जो भी समझा पढ़ा था, हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में देखा था। तो हमने वीक 1 में स्टार्ट किया था जॉइंट पीएमएफ ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। फिर हमने कंडीशनल पीएमएफ देखा था, मार्जिनल पीएमएफ देखा था। फिर हम वीक 2 में हमने ये समझा कि फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स अगर हमें दिए हुए हैं तो उसके साथ कैसे डील करें। फिर वीक 3 में हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, कुछ इनइक्वालिटीज़ हमने समझा था कि मार्कov इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, शेबिशेव इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। ठीक है। तो वीक 4 ये थोड़ा जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ये अभी तक जो हमने पढ़ा उससे एक थोड़ा अलग टॉपिक है। तो हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कब पिक्चर में आता है, कब हमारे लिए ये रियल लाइफ में यूजफुल होता है, तो इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम एक बेसिकली स्टोरी के थ्रू, या फिर हम बेसिकली कह सकते हैं एक मोटिवेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कब हेल्पफुल होता है। फिर हम उसके बाद आगे वाले लेक्चर्स में हम ये समझेंगे कि बाकी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह कैसे कैलकुलेट करना, इंटीग्रेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी हम एक इसके पीछे का जो हिस्ट्री है उसको समझने की कोशिश करें। बेसिकली कि जब भी हमारे पास कोई डेटा आएगा तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इसको हमें कंटिन्यूअस मॉडलिंग करना है या फिर डिस्क्रीट मॉडलिंग करना है, देखते हैं। ठीक है। तो अब हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू शुरू करते हैं। सपोज में हमारे पास एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, ठीक है, वो किस में वैल्यूज ले रहा है, ये एक स्क्रिप्ट x है, ये इस अल्फ़ाबेट स्क्रिप्ट x है, इसमें जो रैंडम वेरिएबल x है इसकी सारी वैल्यूज इसमें है। सपोज हम क्या करें, सपोज अगर ये जो स्क्रिप्ट x है, जो हमारी अल्फ़ाबेट स्क्रिप्ट x, ये बहुत लार्ज हो, ठीक है, और हम कैलकुलेशंस इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। जैसे मतलब कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल x है, ये कि मतलब काफ़ी सारी वैल्यूज़ ले सकता है, काफ़ी सारी, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़, राइट। जैसे बाइनोमियल में हमने देखा था कि सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक कॉइन टॉस करें 5 टाइम्स, तो हम इजीली उसके साथ डील कर सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि कॉइन को टॉस करना 1000 टाइम, 10,000 टाइम, तो उस केस में हम कैसे डील करेंगे, जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल x जो वैल्यूज़ ले रहा है वो बहुत लार्ज, बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा, जो रैंडम वेरिएबल x वैल्यूज़ ले रहा है वो काफ़ी लार्ज हो, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ जो ले सकता हो वो काफ़ी ज़्यादा हो। तो उस केस में हम कैसे डील करेंगे उस चीज़ को समझने की कोशिश। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू शुरू करते हैं। तो पहला एग्जांपल है मीटियोराइट वेट का, ठीक है। तो मीटियोराइट क्या होता है, बेसिकली वो एक स्पेस रॉक होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, और कुछ कुछ मीटियोराइट्स जो होते हैं अर्थ के सरफेस को हिट भी कर देते हैं। तो वो जो मीटियोराइट होते हैं बेसिकली उनके अलग अलग वेट होते हैं। कुछ मीटियोराइट के वेट काफ़ी कम होते हैं, 0.01 ग्राम। कुछ मीटियोराइट होते हैं जो उनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, 60 टन के अराउंड। सो 60 टन वाले जो मीटियोराइट है वो काफ़ी कम है, मतलब 1 या 2 आई थिंक, क्रॉस चेक। तो 60 टन वाले जो मीटियोराइट वो उनके नंबर्स काफ़ी कम है, रेयर है। और इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है, और कितने 45,000 प्लस मीटियोराइट्स का डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब इस केस में हम कैसे डील करेंगे। हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक टेबल है, एक्सेल सीट का डेटा अवेलेबल होगा आपके लिए। तो हमारे पास एक टेबल है, एक एक्सेल सीट, उसमें हमारे पास 45,000 रोज़ हैं, मतलब उससे ज़्यादा भी रोज़ है, राइट, 45,000 से ज़्यादा रोज़ हैं। अब हम इसको कैसे डील करेंगे, राइट, कि हम कैसे चेक करेंगे कौन सा वेट, कौन से मीटियोराइट का वेट सबसे कम है, कौन सा वेट सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए डील करने के लिए, चूँकि अब हम देख सकते हैं कि इस पूरे डेटा को डील करना कितना मुश्किल टास्क है, राइट। ये ऐसे कैलकुलेशन कितना टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमारे पास क्या कोई तरीका है जिसके लिए हम ऐसी सिचुएशन से डील कर सकते हैं कि नहीं, जब भी हमारे पास बहुत नंबर ऑफ, क्योंकि हमें क्या, अगर हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ये काफ़ी, मतलब हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा सेट बहुत लार्ज है। ऐसा नहीं कि हमारे पास लेट्स से हमारे पास ऐसा
5 या 6 मीटियोराइट का वेट दिया हुआ और हम इजीली इसको डील कर सकते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को डील कर सकते हैं। नहीं, हमारे पास 45,000 प्लस का डेटा, तो हम इस केस में हम कैसे डील करेंगे, राइट? समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइनोमियल बर्नौली का केस लूँ, तो बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल के केस में हम क्या करते थे कि अगर सपोज n मेरा 6 है, तो हम एक टेबल बनाते थे x पॉसिबल वैल्यूज और पीएमएफ दिया होता है, बेसिकली प्रोबेबिलिटीज दिया, x की पॉसिबल वैल्यूज और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दी हुई होती है, ठीक है। बट अगर मेरे पास लेट से लार्ज नंबर्स हो, लेट से हम कॉइन को जोड़, मतलब मेरा जो n वैल्यू है वो लेट से 1000 वैल्यूज ले रहा हो या 100, तो ये 1000 का टेबल बनाना, उनके हर एक वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को ऑब्जर्व करना, फिर उस पर आगे के कैलकुलेशन को परफॉर्म करना, ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी लेंदी कैलकुलेशंस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम कैसे डील करें, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस हमारे पिक्चर में आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बाइनोमियल कॉमा पी, एन ग्रोज वेरी लार्ज एंड पी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो पी हमारा फिक्स हो, फॉर एग्जांपल मैं कॉइन टॉस की बात कर रहा हूँ और फॉर एग्जांपल कॉइन फेयर कॉइन है, पी इक्वल टू हाफ हो गया, एन इक्वल लेट से 1000, और मैंने पूछ दिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक्स इज 499। अब इस केस में क्या है, 1000 C 499, 0.5 रेस्ट पावर 499 एंड 1 माइनस 0.5, तो क्या जाएगा 1 माइनस भी 0.5 हो जाएगा, और 1000 माइनस 499 बेसिकली क्या हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 0.5 रेस्ट पावर 5 नॉट 1। तो हम देख सकते हैं ये कैलकुलेशन कितना, हमें फिर 1000 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 499 फैक्टोरियल इंटू 5 नॉट 1 फैक्टोरियल, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन। अगर मैं पूछ दूँ कि प्रोबेबिलिटी x लेस आर इक्वल टू 300, तो हमें 1000 C है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हमें सारी ऐड करनी है, x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 300। तो ये देख सकते हैं कितना मुश्किल कैलकुलेशंस ये होने जा रही है। तो क्या हमारे पास कोई तरीका है कि इस ऐसे सिचुएशन में हम डील कर सके, जब भी हमारा मतलब जब भी हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हो, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या कोई तरीका है कि नहीं? तो आंसर है कि हाँ, हमारे पास तरीका है, बट हम में कुछ गिव अप करना पड़ेगा। तो हमें कुछ गिव अप करना पड़ेगा, तो ये गिव अप यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली वो क्या कहलाता है, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन थोड़ा जाता है और हम इससे ओके होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत प्रिसीजन जाए, क्यों? क्योंकि अगर हमारा टाइम बच रहा है और कैलकुलेशन इजी हो रहा है तो ओके है। प्रिसीजन कहाँ जाता है, जैसे अभी हम आगे समझेंगे, क्योंकि हम इस केस में जब हम कंटिन्यूअस वर्ड में आते हैं, तो जैसे 45,000 प्लस इंडिविजुअल वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो जब हम दूसरे तरीका पे आते हैं, लेट्स हम क्या करते हैं, बेसिकली इंटरवल बनाएंगे। आपने स्टार्ट वन के कोर्सेज में देखा होगा, हम बार चार्ट बनाते थे जब भी हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ होते थे, जब भी हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यूज़ होती थी, लेट्स से मार्क्स का, तो हम हिस्टोग्राम बनाते थे, तो हम बिन्स बनाते थे, राइट, और फिर उसके बाद काम करते थे। तो इस केस में क्या, वो प्रिसीजन जो इंडिविजुअल वैल्यूज का प्रिसीजन है वो हमें मतलब वो हमारा लूज होता है, इंडिविजुअल वैल्यूज का प्रिसीजन एक्चुअली। तो हम थोड़ा आगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर हम रेंज की बात करें, ठीक है, आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह ये मैथ्स 1 के कोर्सेज में देखा होगा, तो हमारे पास रेंज जो क्या है 0.0 ग्राम से क्या है 60 टन था। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा रेंज है। तो क्या कोई तरीका है कि हम रेंज को स्मॉल कर सकते हैं? तो अगर हम इसका लॉग लें विद बेस 2, तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा -6.6 से 25.8। तो हम पहले देख सकते हैं ये हमारा रेंज काफ़ी बड़ा था, मतलब 0.01 से 60 टन, ठीक है। बट अब जब जैसे हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा, हमारा रेंज क्या हो गया -6.6 से 25.8 हो गया। तो रेंज स्मॉल, यहाँ पे रेंज हम ये देख सकते हैं ये छोटा हो गया, लेकिन हमने कोई जो हमारे डेटा का कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब हमारा अमाउंट ऑफ डेटा सेम ही है, हमारे पास अभी भी 45,000 प्लस डेटा है, ठीक है। रेंज स्मॉल हो गया, ये थोड़ा इसके साथ कैलकुलेशंस करने में, वर्क करने में हमारे लिए आसानी होता है, ठीक है। तो आगे हमारा अगला स्टेप क्या हो सकता है कि हम कैसे एक्चुअली हम आगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के साथ डील करेंगे। तो मेन आइडिया जो होता है, की आइडिया क्या होता है, हमें क्या करना होता है, हमें मूव करना होता है फ्रॉम इंडिविजुअल वैल्यूज टू इंटरवल्स ऑफ द वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज दिया होगा, सपोज आप चार्ट्स एक ग्राफ बना रहे, तो आपके पास क्या इंडिविजुअल वैल्यूज का कैसा कैसा आ सकते हैं, तो बहुत सारी,
सम 45,000, लेट्स से 1000 के लिए आपका ग्राफ बहुत अजीब सा दिखेगा, राइट। इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ जब भी आप डील करेंगे वो काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा कैलकुलेशंस करने के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा रेंज है -6.6 से 25.8, इसको क्या करेंगे हम 100 इंटरवल्स में डिवाइड कर दे। ये 100 इंटरवल्स अपने हाथ में, मतलब आप इसको आप चाहे तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 1000 इंटरवल्स बना सकते हैं, 500 इंटरवल कर सकते हैं, 250 कर सकते, 25, जो भी आपको बेटर लगे। तो यहाँ पे हमारा 100 इंटरवल्स क्या है, -6.6 से -6.3, फिर -6.3 से -6, देन 25.5 से 25.8। तो ये हमारे 100 इंटरवल्स बन गए। तो हमारा एक्चुअली नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि हम इस इंटरवल्स में, ठीक है, हम इस इंटरवल में हम क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज फॉलिंग इनसाइड ईच इंटरवल। मतलब हमारा जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो हम ये काउंट करेंगे कि वो कितनी बार, तो हमारे पास जो ये पहला इंटरवल है, फॉर एग्जांपल हम ये काउंट करें, हमारे पास 45,000 प्लस मीटियोराइट वेट है, तो हम ये काउंट करेंगे कितनी बार हमारा जो वेट है, मीटियोराइट वेट है, मतलब मीटियोराइट वेट नहीं, एक बेसिकली लॉग ऑफ बेस 2 ऑफ वो मीटियोराइट वेट का, जो मीटियोराइट वेट दिया है उसका लॉग लेना विद बेस 2, वो कितनी बार इसी इंटरवल में आया। तो आपके लिए हमारे पास ये मिल जाएगा, काउंट मिल जाएगा। सिमिलरली इस इंटरवल के लिए हम देखेंगे, ठीक है, सिमिलरली इसी तरह 25.5, 25.8। तो हम इसी तरह हर एक इंटरवल के लिए देखेंगे, बेसिकली काउंट करेंगे कि जो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी बार यहाँ पे एक ईच इंटरवल में आ रहा है, ठीक है, ईच इंटरवल में वो फॉल कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ से आप स्टेप्स 1 से रिकॉल कर सकते हैं कि हम हिस्टोग्राम बनाते थे, ठीक है। तो हिस्टोग्राम एक्चुअली काफ़ी एक अच्छा विजुअलाइजेशन टूल है जो हमें ईजिली बता देता है कि जो भी हमारे पास डेटा है, हमारे पास एक लार्ज जो डेटा है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका शेप कैसा है, ठीक है। तो जैसे हम हिस्टोग्राम का बनाते हैं, लेट्स से ये 0 से 10 का बीन्स हो गया, 10 से 20 का बीन्स हो गया, तो हमारे पास ऐसे बार से, लेट्स से ओके, इसी तरह 22 30 का हो गया, 30 to 40, इसी तरह आप लेट्स से आप कितना 90 to 100। तो ये हमारा जो वाई एक्सिस होता था ये क्या देता था, काउंट। मतलब फॉर एग्जांपल हम एक बड़े कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो कितने स्टूडेंट्स इस 0 से 10 के बीच में है, कितने स्टूडेंट्स 10 से 20 के बीच में है, कितने स्टूडेंट 20 से 30 के बीच में, इसी तरह कितने स्टूडेंट 90 to 100 के बीच में मार्क्स स्कोर किए। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम इंडिविजुअल वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है। अब हमें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की क्या करना, हम इंडिविजुअल वैल्यू से इंटरवल में मूव कर रहे हैं। तो जब भी हम इंडिविजुअल से इंटरवल में मूव कर जाते हैं तो हम इंटरवल से इंडिविजुअल में बैक वापस नहीं आ सकते एक्चुअली। तो ये जो प्रिसीजन हमारे यहाँ पे लूज होता है, बेसिकली हम क्या है, अब हम इंटरवल में डील कर रहे हैं, इंडिविजुअल जो हर एक इंडिविजुअल वैल्यूज का प्रिसीजन आएगा वो हम लूज करते हैं एक्चुअली। तो वो प्रिसीजन हम थोड़ा लूज करते हैं, बट हम समहाउ ओके होते हैं क्योंकि हमारा ये टाइम बचता है, कैलकुलेशंस थोड़े इजी हो जाते हैं, ठीक है। हम एग्जैक्ट वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हम अप्रॉक्स वैल्यूज के साथ आगे बढ़ते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने काफ़ी लेंदी प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक हिस्टोग्राम यहाँ पे हम देख सकते हैं। आप आगे आने वाले डिप्लोमा कोर्सेज में कई सारे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं। इवन आप एक्सेल गूगल शीट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम क्या है, लॉग ऑफ वेट्स, जो मीटियोराइट वेट्स है उसका हिस्टोग्राम। तो आप देख सकते हैं हमें एक ये जो बीन्स है, छोटे बीन्स है, और हमें कितने एक बढ़िया शेप मिल गया, राइट। हमें पता चल गया कि इसका शेप कैसा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, राइट। मतलब स्क्यूड है और सिमेट्रिक है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अराउंड 5 हम देख सकते हैं कि अराउंड 5 के अराउंड क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटियोराइट वेट्स है, उनका लॉग हम देख सकते हैं कि अराउंड -5 बहुत मिनिमम, बहुत रेयर ही मीटियोराइट्स का वेट है। इसी तरह अराउंड आफ्टर 20 ऑनवर्ड्स तो बहुत ही रेयर चांस है कि वहाँ पे बहुत ही कम मीटियोराइट्स के वेट है वहाँ पे।
तो यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं, राइट। तो ये ग्राफ वगैरह काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे अगर हम प्रोबेबिलिटी के केस में आए, तो यहाँ पे अगर हम पूछ सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स हमारा 5 और 10 के बीच में लाइक करेगा। तो एक्चुअली अब हम ओके, तो यहाँ से हमें एक की आइडिया मिल जाता है। हमें हम जब इंडिविजुअल वैल्यूज़ के बारे में इंटरेस्टेड नहीं होते, राइट, कि कौन सी वैल्यू, कौन सा वेट कम लाइकली है, कौन सा वेट ज़्यादा लाइकली। यहाँ पे हम शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड है। हम हिस्टोग्राम हमने बना, हमें हिस्टोग्राम से उस डिस्ट्रीब्यूशन का, उस डेटा का शेप पता चला। बेसिकली हम क्या गिव अप कर रहे हैं यहाँ पे, जैसा मैंने बताया, प्रिसीजन इज रिड्यूस, क्योंकि हम इंडिविजुअल वैल्यूज को नहीं देख रहे, हमारे एक वैल्यूज को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, उस वैल्यूज को इंटरवल्स में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग, हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड होता है, हर एक चीज इंटरवल में लाइक, जैसे मैंने कह दिया 0.03 ग्राम मीटियोराइट वेट, तो वो 0.03 ग्राम भी किसी इंटरवल में लाई करेगा, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक है, ये क्या है, बाइनोमियल का पीएमएफ दिया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का n इक्वल टू 100 के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने हिस्टोग्राम बनाया, तो कितना एक बढ़िया, मतलब हमारे पास एक शेप मिल गया हमें, इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शेप का आइडिया। तो हमें एक उस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, वो डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उसका यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बढ़िया ग्राफ मिल गया, राइट। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर पूछूं कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एक्स, सपोज बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, ये 50 और 60 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी, तो आप क्या करोगे, आप 100C51, क्योंकि 50 ज़्यादा है, देन p⁻51 1 माइनस p⁻49 प्लस 100C52 p⁻52 1 माइनस p⁻100 माइनस 52 48 प्लस सो ऑन प्लस 100C58 p⁻58 59 1 माइनस p⁻100 माइनस 59। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन कितना लेंदी है, राइट। आप देख सकते हैं कि ये इतना इजी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हमें एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़े, तो अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी एक्स लेस आर इक्वल टू जैसे 38, इसको आपको कैलकुलेट करने में कितना टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, राइट। तो अगर आप एग्जैक्ट प्रिसीजन चाहते हैं, समहाउ अगर आप थोड़ा प्रिसीजन, अगर हम ओके है कि थोड़ा प्रिसीजन रिड्यूस हो जाए तो भी चलेगा, देन उस केस में हम कंटिन्यूअस वर्ड में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि ये प्रोबेबिलिटी 50 to 60, तो हम क्या करेंगे, हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कंटिन्यूअस के केस में। तो एक्चुअली ये कैसे कैलकुलेट करें, हमारे पास एक क्या हो गया, हम देख सकते हैं हमारा एरिया आ जाता है, तो उस केस में उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और मतलब ये सारे टेक्निक्स हम देखेंगे, समझेंगे। तो बेसिकली हमारा मोटिवेशन इस लेक्चर से ये था, इस लेक्चर के थ्रू हमें ये समझने की कोशिश थी कि कैलकुलेशन विद द पीएमएफ इज नॉट वेरी इजी इवन इन दिस केस। इस केस में हमने देखा पीएमएफ को अगर कैलकुलेट करना तो ईजी नहीं है, जैसा कि हमने इस स्लाइड में समझने की कोशिश करी, ठीक है। तो अगर हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ की जगह अगर हम इंटरवल से जो हम हिस्टोग्राम बनाते हैं उसके साथ वर्क करें, तो वो काफ़ी सिंपल होता है। बस उस केस में हमारा थोड़ा सा प्रिसीजन रिड्यूस हो जाता है। और एक चीज़ हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब भी हम इंटरवल्स बना रहे हैं, तो वो इंटरवल्स एक्चुअली क्या हो सकते हैं, इंटरवल्स आप स्मॉल इंटरवल्स काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं। तो वो जो स्मॉल इंटरवल्स, लार्ज नंबर स्मॉल इंटरवल्स, जैसे अगर मैंने वहाँ पे पिछले केस में 100 इंटरवल्स बनाए थे मीटियोराइट्स के केस में, आप उसको जैसे 500 इंटरवल्स भी बना सकते हो। जब आप 500 इंटरवल्स बनाएंगे तो इंटरवल्स की जो लेंथ होगी काफ़ी स्मॉल होगी, राइट। तो वो जो स्मॉल इंटरवल्स होगा, लेकिन वो उस इंटरवल्स की नंबर्स ज़्यादा है, राइट, मतलब 500,000। तो जो स्मॉल इंटरवल्स होगा समहाउ हम ये समझ सकते हैं कि काफ़ी अगर स्मॉल इंटरवल्स हो तो वो जो इंडिविजुअल वैल्यूज उसके सम अप्रॉक्सीमेटली क्लोज होगा। तो उस केस में हमारा प्रिसीजन क्या है, थोड़ा इक्वल, मतलब प्रिसीजन हमारा इनफ होगा। ऐसा नहीं कि हम प्रिसीजन बिल्कुल ही लूज करें, तो प्रिसीजन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है क्योंकि हम इंडिविजुअल वैल्यूज के बजाय हम इंटरवल में जा रहे हैं। जब बाइनोमियल के जैसे केस में मैंने बताया कि अगर मुझे 100 दिया हुआ तो मैं 0 1 2 3 4 अप टू 100, अगर मुझे प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी, सपोज ये मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ है, तो हमें हर एक वैल्यूज 100 से 0 p⁻0 1 माइनस p⁻100 माइनस 0 ये सारा करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें।
देख सकते हैं। तो इस केस में हमें एग्जैक्ट मिलेगा, बट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, ये मतलब बहुत ही अनविल्डी कैलकुलेशंस हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए हम कंटिन्यूअस वर्ड में मूव करें। तो यहाँ पे बेसिक मोटिवेशन क्या है, आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी हमारे पास डेटा दिया हुआ हो तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या उस डेटा को हम डिस्क्रीट के साथ डिस्क्रीट मॉडलिंग करना है या फिर हम उस डेटा को कंटिन्यूअस मॉडलिंग के साथ आगे बढ़ना है, राइट। तो जब भी आप डेटा देखें, जैसे ये मीटियोराइट का डेटा था और मीटियोराइट के एग्जाम्पल हमने देखा, बाइनोमियल का एग्जाम्पल देखा, जब भी हमारे पास ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो हम कंटिन्यूअस की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यूज़ के साथ वर्क करना काफ़ी मुश्किल होता है, वो इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमें डिसाइड करना होता है कि डेटा देख के कि हमें कंटिन्यूअस मॉडलिंग करनी है या फिर हमें डिस्क्रीट के साथ ही रहना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आने वाले लेक्चर्स हम जो भी कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे, तो जो भी थियरी हम क्रिएट करेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, जो भी प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, तो उस केस में हमें इस स्टोरी को अपने माइंड में रखना है कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता क्या है, मतलब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू।